साथियों नमस्कार। आज हम 10वें प्रशिक्षण शिविर में मिल रहे हैं और आज का जो विषय है वह है कि डर, लालच, विश्वास, ये जो विचार हैं, इन विचारों को मनुष्य के दिमाग में कौन डालता है, किस तरीके से डालता है। तो साथियों हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो बात यह है कि बच्चों के दिमाग में डर, लालच, विश्वास कौन डालता है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके बाद से जैसी उसकी चेतना विकसित होती है तो उसके दिमाग में ये डर, लालच, विश्वास कौन डालता है। तो इसका जवाब है साथियों कि बच्चे के माता पिता बच्चे के दिमाग में ये डर, लालच, विश्वास शुरुआती दौर से डालते हैं। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को डराते हैं माता पिता, ये भूत आ जाएगा, वो बाई आ जाएगी, वो कुत्ता आ जाएगा, वो बिल्ली आ जाएगी, ऐसे करके डराते उसके दिमाग को। और उसके बाद लालच भी देते हैं, आपको टॉफी खिलाएंगे, आपको फलाना कराएंगे, आपको मोबाइल देंगे, आपको घूमने ले जाएंगे। इस तरीके से माँ बाप बिल्कुल सचेतन मन से बच्चे के दिमाग के अंदर डराते भी है, डर भी पैदा करते हैं, डर को डालते हैं और लालच भी देते हैं। यानी डर और लालच दोनों चीजें बच्चे के माँ बाप बिल्कुल शुरुआती दौर में सिखाते हैं। और एक समय के बाद बच्चे को विश्वास होने लगता है। जैसे उनने डराया, वो चुप हो गया, तो उसको ये विश्वास हो जाता है कि मेरे को मतलब डर जो दिखा रहे हैं उससे मेरे को समस्या पैदा होगी, इसलिए चुप हो जाता है और उस डर पर विश्वास करने लगता है। ऐसा ही बच्चा जब लालच देते हैं और लालच देने में जो चीज, जैसे उसको बोला टॉफी दिलाएंगे तू चुप रहना, और चुप रहा, उसको टॉफी मिल गई, तो ये लालच बच्चे के दिमाग में स्थापित हो जाता है। तो डर और लालच शुरुआती में बच्चों के दिमाग में बच्चों के माता पिता डालते हैं और एक समय के बाद ये डर और लालच का विश्वास बच्चे के दिमाग में स्थापित हो जाता है। फिर बच्चे का दिमाग डर और लालच की मतलब जो बच्चे का दिमाग डर और लालच के साथ अटैच हो जाता है और उसके अंदर विश्वास भी पैदा हो जाता है। इसका मतलब है कि बच्चे का दिमाग डर, लालच और विश्वास को समझने लगता है। डर, लालच, विश्वास उसके दिमाग में स्थापित हो जाता है। पहला पहला काम माता पिता करते हैं। उसके साथ में हम देखते हैं साथियों कि धार्मिक विचारों को भी माता पिता ही डालते हैं। जब माता पिता पूजा पाठ करते हैं तब बच्चे को बिठाते हैं, उसको प्रसाद खिलाते हैं, तिलक लगाते हैं, उससे जय जय करवाते हैं, उसको राम राम करवाते हैं। हर धर्मों में, इस ईसाई धर्म के लोग भी सिखाते हैं इसी तरीके से, इस्लाम धर्म के लोग भी बच्चों को इसी तरीके से सिखाते हैं। तो धार्मिक विचार बच्चों के दिमाग में बच्चों के माता पिता डालते हैं। अभी समझ लीजिए, बच्चा अबोध है, बच्चे का दिमाग खाली स्लेट की तरह है, उसके ऊपर आप जो लिख दोगे वो स्थापित हो जाएगा। तो उसकी खाली स्लेट पर जो धार्मिक विचार हैं उसको बच्चे के माता पिता डालते हैं। इन विचारों से उपयुक्त तीनों विचार बच्चे के दिमाग में जाते हैं। देख लीजिए, तब की माता पिता को समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं, मगर वो बच्चे के दिमाग के अंदर इन विचारों को स्थापित करते हैं। अगला साथियों, शिक्षा के माध्यम से स्कूल के बच्चों के दिमाग में डालते हैं। शिक्षा के माध्यम से बच्चों के दिमाग में बहुत सारे तथ्य डाले जाते हैं। जब वो पढ़ता है, आ अनार से पढ़ता है, आ अनार बोलते हैं तो आ के साथ अनार दिखाते हैं, का कलम बोलते हैं तो का के साथ कलम दिखाते हैं, हाँ के साथ हाथी बोलते हैं। इसी तरीके से ABCD में है। तो बच्चों के दिमाग में शिक्षा के माध्यम से बहुत सारे तथ्य डाले जाते हैं। शिक्षा व्यापक रूप से विचार डालने का काम करती है, बच्चे के दिमाग को भविष्य के हिसाब से तैयार करते हैं शिक्षा के माध्यम से। इसलिए से हमने बताया कि शिक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।
जिस तरीके से शिक्षा का सिलेबस होगा, जिस तरीके से शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, उसी तरीके से बच्चे का दिमाग विकसित होगा, उसी तरीके से बच्चे के दिमाग में सारी चेतना विकसित होगी, उसी तरीके के तथ्यों को बच्चे का दिमाग मानेगा। इसका मतलब है उसी तरीके से बच्चे का शरीर वर्किंग करेगा। तो इसका बहुत तगड़ा कनेक्शन है, ये बहुत ही मुख्य आधार है जिसको ध्यान रखना है। इसलिए शिक्षा को बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। शिक्षा ही हमारी आने वाली जो अगली पीढ़ी होती है उसको गढ़ने का काम करती है। कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तब की शिक्षा कभी राजनीति का सवाल नहीं बनता। शिक्षा में क्या पढ़ाया जाना चाहिए ये कभी जनता का सवाल नहीं होता। जनता इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करती है। जो राजसत्ता होती, नेता होते हैं, वो अपने हिसाब से उनको बच्चों को क्या पढ़ाना उस सिलेबस में डाल देते हैं, पढ़ाते रहते हैं। तो हमको ये समझना है। इसलिए हम अभी देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के अंदर बहुत सारे चैप्टर बदल रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर नए डाल रहे हैं। वो उस शिक्षा के अंदर अपने हिंदू राष्ट्र की विचार के तत्व हैं उनको उसमें समाहित कर रहे हैं, ताकि ये बच्चे पीढ़ी आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र के विचारों से पूरी तरीके से उनके दिमाग में स्थापित रहें, उन विचारों से वो बाहर ना निकल सकें। इसलिए उनके अंदर जो वैज्ञानिक चेतना की जगह हिंदू राष्ट्र के सवाल, कथा कहानियां उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि रामायण और महाभारत को भी शिक्षा का हिस्सा बनाना चाहिए। वो ऐसा क्यों कह रहे? इसीलिए कह रहे था कि रामायण और महाभारत के अंदर जो विचार हैं, जो धर्म के विचार हैं, वो विचार बच्चों में बिल्कुल शुरुआती दौर से डाले जा सकें। वैज्ञानिक चेतना से जो शिक्षा है उसको वो खत्म कर रहे हैं, और जो उनकी धर्म आधारित एक चेतना की शिक्षा है उसको डालने का काम शिक्षा पद्धति के अंदर कर रहे हैं, जिसके लिए नई शिक्षा योजना लेके आए हैं। तो ये हमको समझना, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखने का जरूरत है साथियों। अगला जो स्टेज आता है बच्चे का, जब वो समझदार होता है तब समाज में वह जिन विश्वासों को देखता है, जैसे घर में पूजा होता है, परिवार के अंदर पूजा होता है, घर के अंदर विवाद होते हैं, घर के अंदर जो गाली गुप्ता होते हैं, एक दूसरे को रेते की भाषा होती है, पति पत्नी एक दूसरे का इज्जत बेइज्जत करते हैं, उनकी जो आपस की लड़ाई होती है, वो सब कुछ बच्चा बहुत ध्यान से सुनता है, और बच्चा के दिमाग में वो सारे तत्व आते हैं। आप ये देख लीजिए कि जिसके घर के अंदर माता पिता माँ बहन की गालियां देते होंगे एक दूसरे को, या परिवार में देते होंगे, उनके बच्चे 100% बाहर स्कूल में जाएंगे या किसी के साथ बहस करेंगे, कुछ बातचीत हो जाएगी तो तुरंत तो गालियां देने लगे। तो गालियां उनके दिमाग में कहाँ से गई है? वो उनके जो माँ बाप का उसने सुना है, माँ बाप से जो उसने सीखा है, वो उसके मस्तिष्क में, दिमाग में स्थापित हो गया है। इसीलिए समाज में, परिवार में जो जो समाज चलता है उसके अंदर ये समझ होना जरूरी है कि समाज के का जो चेहरा वो आगे जो अगली जो पीढ़ी होती है उसके दिमाग में आता है। इसलिए समझना जरूरी है कि यदि हमारे जो विचार अगली पीढ़ी में जाते हैं तो इसका मतलब है कि अच्छा समाज होना चाहिए। जब तक अच्छा समाज नहीं होगा तब तक अच्छे विचार हम आने वाली पीढ़ी को नहीं दे सकते हैं। इसलिए एक अच्छा समाज बनाना जो वर्तमान में बुद्धिजीवी लोग होते हैं उनका जिम्मेदारी होता है। बच्चों के अंदर तार्किक शिक्षा, प्राकृतिक चेतना से लैस शिक्षा, तार्किक शिक्षा, सवाल करने का जो जो चेतना, ये सारा बच्चों के दिमाग में आना चाहिए। अंधविश्वासों को तर्क के आधार पर सवाल करना चाहिए। तो ये सारा कुछ समाज के अंदर उस तरीके से नहीं हो रहा है जैसा। इसीलिए जो हमारा पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उन अंधविश्वासों के साथ, उन गलत विचारों के साथ, उन झूठे विश्वासों के साथ बंधे रहते हैं, और वो विश्वास उनके दिमाग में स्थापित हो जाते हैं। तो ये चरण भी देखना है कि जब बच्चा समझदार होता तो समाज से सीखता है, परिवार से सीखता है, उसके अंदर जो घटित होता है उसके दिमाग में वो चीज चली जाती है। जिन विश्वासों से वो खुद जीता है
उन विश्वासों के माध्यम से उसके दिमाग में उपरोक्त तीनों विचार जाते हैं, डर, लालच और विश्वास। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आगे साथियों, जब वो उच्च शिक्षा में जाता है, उच्च शिक्षा के अंदर जब वो बहुत सारी चीजें पढ़ता है, बहुत सारी चीजों को समझता है, उसके अंदर जिस तरीके की शिक्षा वो पढ़ता है, यदि उसने फिलॉसफी पढ़ी है तो उसको सब तरीके के दर्शनों का ज्ञान होगा। उसके बाद से उसकी चेतना अलग तरीके से विकसित होगी। वो विचारधाराओं का चयन करेगा, कौन सी विचारधारा सही है, कौन सी विचारधारा गलत है, कौन सी विचारधारा तार्किक है, कौन सी विचारधारा सही है, वो सवाल करके उसको उसको निर्णय करेगा। मगर ये व्यवस्था क्या करती है? ये व्यवस्था उच्च शिक्षा में भी एक तरीके की शिक्षा देना चाहती है, ताकि जो बच्चे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके दिमाग में जो विचार पहले से डले हुए हैं, उसी तरीके के अंधविश्वास और गलत तरीके के जो विचार हैं उनके दिमाग में स्थापित हों। बच्चे तार्किक पैदा ना हो, बच्चे सवाल उठाना ना सीखें। इस तरीके की शिक्षा पीढ़ी को देने का कोशिश सरकारें करती हैं। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो पीएचडी करते हैं उनके बच्चों के लिए जो फिलॉसफी जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी था, उसको हटा दिया है। ये पूरे जो कोर्स हैं बच्चों के उच्च शिक्षा में और नीचे तक, जो भी इस तरीके के तार्किक विचारों वाली, क्रांतिकारी विचारों वाली जो शिक्षा है, वो सारे कोर्स ये सरकार हटा रही है। इसलिए बहुत सारे बदलाव कर रही है और फिलॉसफी के अंदर से उच्च शिक्षा में फिलॉसफी को हटा रही है, ताकि जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उसके दिमाग में एक ही तरीके के विचार स्थापित किए जा सकें और उन विचारों से पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा वाले बच्चे, जो डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चे हैं और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके अंदर अंधविश्वास, सवाल नहीं करने की चेतना, तार्किक सवाल नहीं करने की चेतना होती है। वो उनके दिमाग विकसित नहीं होते हैं, तर्कशील नहीं होते हैं। जो इंजीनियरिंग में जो डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, उनको तो इसकी दर्शन की, फिलॉसफी की कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती है। जबकि चाहे कोई भी बच्चा हो, हर बच्चा को दर्शन की, फिलॉसफी की शिक्षा देना जरूरी है, ताकि वो संसार को और संसार के विचारों को समझ सके। तो ये क्यों नहीं देने देती सत्ता? ताकि ये बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन के और अंधविश्वासों से बाहर ना निकल सकें, उन्हीं विचारों में, अंधविश्वासों में फंसे रहें। इसलिए वो दर्शन की और फिलॉसफी की शिक्षा नहीं देने देते हैं। तो ये कितना बड़ा सवाल है साथियों। तो शिक्षा व्यवस्था से मनुष्य के दिमाग के माइंड सेटअप को बनाती है। इसलिए हम देखते हैं आज की तारीख में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, जो डिग्री धारी वाले बच्चे हैं, वकील, बहुत अच्छे पढ़े पढ़े लोग समाज के, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो सब तरीके का उनको ज्ञान है, मगर उनको दर्शन का, फिलॉसफी का ज्ञान नहीं है। इसलिए वो जरूरत से ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं, जरूरत से ज्यादा गैर तार्किक होते हैं। ये बात को समझने का जरूरत है। इस तरीके से मनुष्यों को, दिमागों को बांधने का जो काम है, ये सरकारें उच्च शिक्षा में, शिक्षा के माध्यम से करती हैं, जिसको आज हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अगला साथियों, इसके साथ में अब राजनीतिक विचार और विचारधाराएं और धर्म और धार्मिक विचार, ये सब सचेतन रूप से मनुष्य के दिमाग में अपने अपने विचार डालते हैं। कॉलेज से बाहर निकलता है, राजनीति अपने अपने विचारधाराएं अलग अलग तरीके से लोगों के दिमाग में डालती है। ये समझना है, हर व्यक्ति अपनी राजनीति को एक नौजवान बच्चे के दिमाग में डालना चाहता है। हर राजनीति उसको अपने कंट्रोल में करके रखना चाहती है। हर राजनीति उसको अपने कार्यकर्ता के रूप में विकसित करना चाहती है। तो इस समय बहुत सारे राजनीतिक विचार और विचारधाराओं के विचार जो है वो युवा के दिमाग में डाले जाते हैं। और इस समय में जो युवा
जिन विचारों को स्वीकार करता है फिर आगे उन्हीं विचारों के हिसाब से चलता है। जब तक नहीं बदलता है, जब तक उसके चेतना में कोई दूसरे विचार उसके संपर्क में नहीं आएंगे, वो दूसरे विचारों को वो समझेगा नहीं, सीखेगा नहीं। इसलिए हर राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को दूसरी पार्टी के विचारों को नहीं समझने देते हैं। क्यों नहीं समझने देते हैं? ताकि इसकी चेतना में दूसरे राजनीतिक विचार यदि हमारे राजनीतिक विचार से ज्यादा तार्किक और बेहतर होंगे तो इसका दिमाग उन विचारों की तरफ आकर्षित होगा, उन विचारों की तरफ जाएगा। इसलिए हर राजनीतिक पार्टी अपने कैडर्स को अपने कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारा कार्यक्रम और काम करते हैं। उसी तरीके से धर्म और धार्मिक विचार युवाओं के अंदर सचेतन मन से डाले जाते हैं। जिसको धर्म डालते हैं, धर्म के धर्म गुरु डालते हैं, मंदिरों, मस्जिदों, कथाओं, कहानियों से उसके दिमाग में इन विचारों को स्थापित किया जाता है। तो ये सारे विचार एक समय में मनुष्य के दिमाग में धीरे धीरे करके स्थापित होते हैं और इस समय में उस मनुष्य के दिमाग में एक बड़ा छतरी बनता है जिसके अंदर जो शिक्षा से लेकर के राजनीतिक विचार तक का सफर है, उसमें यदि वो व्यक्ति युवा तार्किक है तो पीछे से तर्क करके सारे विचारों का विश्लेषण करेगा और फिर जो सबसे बेहतर विचार लगेगा उसकी तरफ जाएगा वो। यदि वो बच्चा तार्किक नहीं है, सवाल उठाने की चेतना उसके दिमाग में नहीं है, तो वो अंधे होकर के जो उसको पहले से विचार मिले हैं उसी तरीके के विचार जिस राजनीतिक पार्टी में या जिस राजनीतिक विचारधारा में मिलेंगे उसके साथ वो जुड़ जाएगा। उसी तरीके से जो धर्म उसको सिखाया गया है, बचपन से उसके दिमाग में डाला गया है, उसी धर्म के विचारों के साथ वो जुड़ जाएगा और फिर उसी के साथ निरंतर आगे चलेगा। किसी भी तरीके का तर्क और सवाल नहीं करेगा। इस तरीके से मनुष्यों के दिमाग, माइंड सेटअप विकसित किए जाते हैं साथियों। ये आम जनता को समझ नहीं आता है, मगर ये सारा काम योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। इस बात को हमको अच्छी तरीके से समझने का जरूरत है। अब साथियों हम और आगे चलते हैं। जब व्यक्ति लगभग 40 साल के आसपास पहुंचता है, उस समय तक उसका दिमाग किसी एक विचारधारा पर उसको विश्वास अच्छी तरीके से कायम हो जाता है। इसलिए वो अपनी जो पीढ़ी होती है, उसके जो बच्चे होते हैं, वो बच्चों को भी अपने ये विचार अगली पीढ़ी में डालने का काम शुरू करता है। ये लगभग 30-32 साल से होता है और 30-32 साल तक का जो युवा है उसके दिमाग में सभी तरीके के विचार स्थापित हो जाते हैं और इसीलिए वो जो विश्वास उसका कायम होता है विचारधारा पे, उसी विचारधारा के विचार अपनी अगली पीढ़ी यानी उसका जो बच्चा पैदा होता है उसके बच्चे के दिमाग में बचपन से सचेतन रूप से डालता है। जिस प्रकार से इस 40 साल के पुरुष के जब ये बच्चा था तब इसके दिमाग में उसके माता पिता ने उन सारे विचारों को डाला था। तो इस तरीके से 30 से 40 साल की जो उम्र होती है, इसमें व्यक्ति परिपक्व होता है, विचारधारा पे किसी विचारधारा पर विश्वास कायम हो जाता है और उन विचारों को अगली पीढ़ी को देने का काम करता है। और फिर यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में विचारों के प्रति श्रद्धा और अंधश्रद्धा भी पैदा हो जाती है, श्रद्धा और अंधश्रद्धा को रखने लगता है। ये हमको ध्यान रखना है। इसके बाद से साथियों जैसे ही वो 50 साल पे पहुंचता है, जैसे वो 50 साल पे पहुंचता है, एक मिनट साथ, जैसे वो 50 साल पर पहुंचता है तो उसकी बदलाव की संभावना बहुत कम हो जाती है। जैसे ही 50 साल पर पहुंचता है तो उसके दिमाग के अंदर जो विचार डले हुए हैं उनको बदलने की
संभावना बहुत कम हो जाती है, और उसका दिमाग के अंदर जो विचार है उनको फिर वो ताकतवर तरीके से अगली पीढ़ी में डालने का काम करता है, और यही पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी में सचेतन मन से अपने विचारों को डालते हैं। ऐसे ही विकास क्रम में ये विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ऐसा विकास क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि धर्मों की जो व्यवस्था है, धर्मों के विचारों की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों सालों से चल रही है। क्यों चल रही है? इस प्रक्रिया से एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी के दिमाग में अपने विचारों को डालते हैं। इस बात को हमको समझना साथियों, ये एक पूरा परिस्थिति है जिसको हमको सचेतन मन से समझने का जरूरत है। इसलिए साथियों हम आगे देखते हैं, एक और चैप्टर है अनुवांशिकी विज्ञान ने रिसर्च करके बताया है कि जो डीएनए होता है, डीएनए, इस डीएनए के माध्यम से जो वर्तमान समाज का जो परिदृश्य होता है वो अगले समाज के डीएनए में ट्रांसफर होता है। कितनी बड़ी बात है। यदि आपका समाज, आपके माता पिता, आपका परिवार एक अच्छा परिवार नहीं है, अच्छी तरीके की विचारधारा नहीं है, बहुत ही अंधविश्वासी हैं, तो अगली पीढ़ी अंधविश्वासी होगी ही। जिस तरीके से माता पिता जब अपने संभोग से बच्चे को बनाता है, उस समय उनकी चेतना के अंदर जिस तरीके के विचार होते हैं, वो विचार का एक सेट अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माता पिता शिक्षित, समझदार और दिमागी रूप से विचारों से सही तरीके के तार्किक विचारों के होना चाहिए। यदि वो सही तरीके के तार्किक विचारों के नहीं है तो उनकी अगली पीढ़ी तार्किक नहीं हो सकती है। ये बहुत ही वैज्ञानिक सत्य है और वैज्ञानिक तर्क है, वैज्ञानिक रूप से सत्यापित बात है जिसको विज्ञानों ने सत्यापित किया है। तो उन्होंने बताया कि डीएनए से एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जिनसे गुण भी होते हैं, विचार भी होते हैं, दिमाग और शरीर की कई तरीके के विचार और बीमारी भी अगली पीढ़ी में जाती हैं। इसलिए कई बार डॉक्टर पूछते हैं, यदि हम वहां जाएंगे किसी डॉक्टर को दिखाने और हमको कोई बीमारी है तो पूछता है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, तो डॉक्टर पूछता है कि आपके माता पिता को शुगर थी क्या, आपके दादा को शुगर थी क्या? आपने बोला हाँ थी, तो फिर वो बताएगा कि ये आपके जो है फैमिली में है, जीन्स में है, इसलिए उसके माध्यम से आपके पास ये बीमारी आई है, इसको आप ये बीमारी एकदम से खत्म नहीं होगी। इस पर रिसर्च चल रहा है कि कैसे इस डीएनए से जो बीमारी ट्रांसफर होती है इसको रोका जा सके। इस पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो वर्तमान समाज है वो खाली अगले बच्चे को जब पैदा करता है तो बहुत सारी चीजें उसको गिफ्ट में देता है जो इस इंसान को पता नहीं होती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो बच्चे, जैसे कुछ लोग सवाल करते हैं ना कि बच्चे हिंदी अगर उसके माता पिता भाषा और जो भी गुण हैं उनको जल्दी सीखते हैं क्योंकि वो उनके डीएनए से ट्रांसफर होते हैं, तो पढ़ना जल्दी सीख जाएंगे, हिंदी पढ़ना जल्दी सीख जाएंगे। माता पिता यदि अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। आप ऐसा भी देखेंगे कुछ माता जैसे पिता हैं जो शराब पीते हैं, नशे के लत आदि हैं, आप उनके बच्चों को देखेंगे 2-3-4 बच्चों को, तो उसमें से कोई 1-2 बच्चे होंगे जो नशे के आदी हो जाएंगे। वो गुण डीएनए से उनके दिमाग में, उनके अंदर गया है। तो ये सारी चीजें समझना है साथियों, बहुत बड़ा विषय है। यदि इसलिए जरूरी है कि जो समाज है हमारा, वो समाज बहुत बेहतर बनना चाहिए और समाज के अंदर सब तरीके के चेतना वैज्ञानिक तरीके से जो समाज को बढ़ाने के लिए जरूरी है वो चेतना समाज के अंदर डालना चाहिए। समाज को अंधविश्वासी नहीं बनाना है, समाज को अंधभक्त नहीं बनाना है, समाज को अनपढ़ गवार नहीं बनाना है,
समाज को फिलॉसफी पढ़ाना पड़ेगी, विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा, प्रकृति के नियम पढ़ाना पड़ेंगे, तब जाके हमारा जो समाज है वो बेहतर बनेगा। और जब हमारा समाज बेहतर बनेगा तभी हमारी अगली पीढ़ी बेहतर बनेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो किसी के दिमाग में नहीं है, कोई इस तरीके से सोचता भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें किसी को बताई नहीं जाती, किसी को समझाई नहीं जाती। क्योंकि ये अगर बात समझ में आ जाए तो फिर आपके दिमाग को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं मनुष्य के दिमाग के साथ में, उनका षड्यंत्र चलेगा नहीं। आप जागरूक नागरिक बन जाएंगे, इसलिए वो इस षड्यंत्र को करते हैं और इस षड्यंत्र से मनुष्य के दिमाग को पीढ़ी दर पीढ़ी कंट्रोल करते हैं। तो ये तथ्य है जो जिसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसके आगे बात करते हैं कि इसलिए विचारों को मनुष्य के दिमाग में डालने का संघर्ष बहुत लंबा और निरंतर चलता है, बहुत लंबा और निरंतर चलता है। इस बात को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। हर क्षण हम एक जो सीख है वो किसी ना किसी को देते हैं। हम जो करते हैं हमारा बात अगला पीढ़ी को जाता है। हम घर के अंदर जो करते हैं वो हम अपनी अगली पीढ़ी को सिखाते हैं। पढ़ाना भर नहीं होता है, आप जो हरकतें करते हैं बच्चों के सामने वो हरकतें भी ट्रांसफर होती हैं। मैं एक चीज और थोड़ी सी जोड़ देता हूं, बच्चों का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। कई माता पिता बच्चों के अंदर, जैसे कई छोटे बच्चे हैं जो उनका दिमाग बहुत ही खराब हो जाता है, पढ़ने में जो है मन नहीं लगता है उनका। पूरी ये बच्चों को मालूम क्या होता है, माता पिता इस बात को, कई परिवार हैं जो 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 युवा पर पीढ़ी है जो समझते नहीं है, वो बच्चों को सुलाते हैं अपने साथ में, और बच्चे को सुलाते हैं और बच्चे को ये समझते हैं कि ये सो रहा है, और वो अपना जो पति पत्नी का जो एक दूसरे का प्यार का इजहार है वो सारा बच्चे को सुला देते हैं, कपड़ा ढक से ढांक देते हैं, और वो सब करते रहते हैं, बातें भी करते रहते हैं उस तरीके की। तबकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी चेतना में वो सोते नहीं हैं, वो आंखें बंद करके लेटे रहते हैं, आपका सारा ड्रामा सुनते हैं और सारा चीज़ों को देख भी सकते हैं, और उसके बाद से उनका दिमाग पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर पढ़ाई वढ़ाई से सब मन खत्म हो जाता है। ये हमको देखना है, सावधान रहना, बच्चों को अलग सुलाना है। आपको जहां भी अब पति पत्नी के संबंध बनाने हैं, पति पत्नी का कोई हंसी मजाक बनाना करना है, तो बच्चों को उस पलंग पे रहना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। बाकी चर्चा हम विस्तार से अलग से करेंगे। तो विचार कहाँ कहाँ ट्रांसफर होते हैं आप सोच नहीं सकते हैं, ये बात हमको ध्यान रखना है साथियों। इसलिए ये मनुष्यों के दिमाग को कंट्रोल करने के टूल बहुत अतीत से चले आ रहे हैं, इस बात को हमको ध्यान रखना है। विचार और विचारधाराएं कभी खत्म नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। जैसे भारतीय दर्शन को हम पढ़ते हैं तो उसमें जैसे भाववादी दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन है, ये अतीत से हैं, काफी समय से हैं। पहले एक्चुअल भौतिकवादी दर्शन ही हुआ था, उसके बाद से भाववादी दर्शन पैदा हुआ। मगर भाववादी दर्शन पैदा होने के बाद में भाववादी दर्शन और भौतिकवादी दर्शन का टकराव हुआ, तो जो दो तरीके की विचारधारा बनी, ये विचारधारा निरंतर चलती हैं। कभी एक विचारधारा ताकतवर होती है तो दूसरी विचारधारा कमजोर हो जाती है, कभी एक विचारधारा जो कमजोर होती है वो ताकतवर हो जाती है, दूसरी विचारधारा कमजोर हो जाती है। विचार और विचारधाराएं कभी खत्म नहीं होते, इसीलिए कोई भी कमजोर विचारधारा भी कभी भी बड़ी ताकतवर विचारधारा हो सकती है, बन सकती है। इसका उदाहरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना था, तब से लेके आजादी के आंदोलन तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत मेहनत करने के बाद वो लोगों के दिमाग में अपनी बात को नहीं मनवा पाए। 1925 से लेके 2014 कितना टाइम हो गया, लगभग 90 साल के आसपास तक निरंतर विचारों को लोगों के दिमाग में डालते रहे, निरंतर नस्ल की चेतना को जगाते रहे, जिसके लिए उन्होंने राम मंदिर का आंदोलन का सहारा लिया, और
तब जाके 100 साल बाद वो लोगों के अंदर अपनी चेतना को स्थापित कर पाए, अपनी चेतना को विकसित कर पाए। एक समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो राजनीतिक संघ, पहले जनसंघ था, फिर भारतीय जनता पार्टी आई, इनकी कभी 2 सीटें आ जा, 4 सीटें आ जा, 10 सीटें आ जा तो बहुत होता था। अभी 2014 के बाद उनकी सीटें कितनी आ रही हैं हम देख रहे हैं। तो इतना लंबा समय लगा, एक ताकत विचारधारा जो बिल्कुल जिसका कोई वजूद नहीं था, जिसको नकार दिया था देश ने, आज वो देश की सबसे बड़ी विचारधारा बन चुकी है। इसका मतलब यह है कि अभी जैसे और भी विचारधारा, जैसे जो क्रांतिकारी विचारधारा थी, हमारे दर्शन में 3 विचारधारा थी, एक कांग्रेस के रूप में थी, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक हिंदू विचारधारा के लोग थे, तीसरे कम्युनिस्ट थे, क्रांतिकारी थे। तो कांग्रेस का हो गया, और अभी आरएसएस का, और हिंदू राष्ट्र बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। अगला जो रास्ता है वो क्रांतिकारी विचारों का है। कम्युनिस्ट यदि देश के सही दिशा में अपनी विचारधारा को स्थापित करने का काम करेंगे तो बहुत एक समय के बाद बड़ी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का काट क्रांतिकारियों के पास है, क्रांतिकारी विचारधारा के पास है, तो तीसरी विचारधारा बड़ी ताकतवर हो सकती है। मगर उसके लिए जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, क्रांतिकारी विचार के लोग हैं, जो समाजवादी व्यवस्था चाहते हैं, उनको सचेतन मन से, जिस तरीके से पिछले 100 साल बिना विचलित हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लोगों के दिमाग के विकसित करने के लिए काम किया, उसी तरीके से व्यापक एकता बना करके जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं, उनको लोगों की चेतना में अपने विचारों को डालना पड़ेगा। यदि वो इस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में उनके जगह कोई दूसरी विचारधारा ताकतवर होकर के सामने निकल के आ जाएगी, और वो इस पूरे सर्किल से बाहर हो जाएंगे। ये हमको समझना है, कमजोर रहेंगे। फिर कभी हो सकता है कि मौका है, जैसे मतलब विचारधाराएं खत्म नहीं होती हैं, विचारधाराएं कमजोर और ताकतवर होती हैं, तो कब वक्त आएगा पता नहीं। इस तरीके से साथियों, ये एक विचारों का को दिमाग में डालने का एक विकास क्रम है, जिसको हमको अच्छी तरीके से समझना है, ताकि हमारे सारे साथी सचेतन मन से इस पूरी तथ्यों को अच्छी तरीके से समझ सकें। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने पूरा समझाया है इसको आप समझेंगे, और आज की तारीख में हम जो जनचेतना अभियान चला रहे हैं, अब समझ गए हम कि जनचेतना अभियान हम क्यों चला रहे हैं, कि बिना लोगों के दिमाग में चेतना को विकसित किए, बिना विचारों को लोगों के दिमाग में स्थापित किए बिना हम किसी भी तरीके का कोई बदलाव कर नहीं सकते, किसी भी तरीके से समाज को बदल नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि दिमाग की चेतना को पहले विकसित किया जाए। जब दिमाग की चेतना विकसित होगी, एक वर्ग है जो लोगों को दिमाग को कुंद कर रहा है, अशिक्षित कर रहा है, गैर तार्किक शिक्षा दे रहा है, ताकि वो सवाल ना कर सकें, वो तर्क ना कर सकें, एक अंधे घोड़े की तरह उनके पीछे दौड़ते रहें। तो एक बड़ी ताकत में लोग इसको स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको जनता को वैज्ञानिक चेतना, प्राकृतिक की चेतना, भौतिकवादी दर्शन, तर्कवादी जो विचार हैं, उनको लोगों के दिमाग में, चेतना में लाना पड़ेगा। इन विचारों को लोगों के पास ले जाना पड़ेगा, इन विचारों को लोगों को बताना पड़ेगा, तभी कोई बदलाव की संभावना की शुरुआत होगी। जब तक कोई बदलाव की संभावना शुरू नहीं हो सकती साथियों, जब तक लोगों के दिमाग में वैज्ञानिक चेतना, तर्क और तार्किक करने की चेतना विकसित करने का विचार दिमाग में नहीं डालेंगे। तो मुझे उम्मीद है, इसलिए हमने ये जनचेतना अभियान के नाम से पूरे का अभियान शुरू किया है। मेरा बहुत विनम्र अपील है कि यदि आप अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक जागरूक नागरिक और आने वाली पीढ़ी को, देश को एक बेहतर देश बनाना चाहते हैं, तो आपको इस हमारी जो जनचेतना अभियान का जो ये पूरा आंदोलन चल रहा है, इसमें शामिल होइए, इसके साथ जुड़िए, ताकि हम इस समाज को एक बेहतर समाज बनाने की ओर आगे ले जा सकें। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरी बात को यहाँ तक अगर आपने सुना तो आपको दिमाग में बहुत सारे सवाल आए होंगे, आप सचेत होंगे, और आप ये समझेंगे कि अब आपको आने वाली पीढ़ी को, समाज को क्या देना है। तो आप अपने खुद के अंदर सुधार करेंगे,
इस प्रक्रिया को समझना है। ये हम जो हमारा आंदोलन का नतीजा क्या है, पहले हम खुद अपने अंदर सुधार करें, अपनी चेतना में सुधार करें, अपना जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा पूरा काम करने का तरीका है, जैसे मैं जितनी सारी सावधानियां बताई मैंने, तो हर 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 स्तर पर हम सावधान हों कि बच्चों में क्या डल रहा है, युवा में क्या डल रहा है, जो 30-35 साल के लोग उनके दिमाग में क्या डल रहा है, हम बच्चों को, अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। तो सचेतन हमको सोचना, फिर हम सतर्क यदि हो जाएंगे तो हम हमेशा सावधान रहेंगे।